हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट स्टडी आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा किसी कारणवश नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण लाइव क्लासेस नहीं हो पाई, बट फिर भी हम उसी तरीके से बेहतरी के साथ इन क्लासेस को कंडक्ट करेंगे आगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे द हिंदू सिंप्लीफाइड न्यूज एनालिसिस 21 जून 2020। तो आज के दिन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू एनालिसिस। तो यहां पर फर्स्ट जो न्यूज है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पेज नंबर फर्स्ट देखोगे तो वहां पर न्यूज है क्लेम्स ओवर गलवान। उससे पहले मैं आपको पिछले जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। उन सभी को हम एक बार देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित हमने क्वेश्चन किया था कि Consider the following statements. The anti-defection law is intended to strengthen the fabric of Indian parliamentary democracy. तो वहां पर अगर आपने देखा होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस लिए लाया था, ताकि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग नहीं जाए और स्थायित्व तो बना रहे गवर्नमेंट का। तो एक तरीके से ये स्टेटमेंट क्या है, राइट। The anti-defection law was enacted during the prime ministership of PV नरसिम्हा राव। तो ये तो गलत हो गया। 1985 में वो लॉ आया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दिस इज राइट स्टेटमेंट। अगर यहां पर देखें विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउ इज द करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ओनली वन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ 91 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो यहां पर एक तो जो आप 1/3 स्प्लिट था, मींस अगर 1/3 किसी दूसरी पार्टी मिल जाते हैं तो उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द नहीं होती थी। लेकिन इसे चेंज करके क्या कर दिया गया, 2/3 मींस 2/3 मर्जर कर दिया गया। अब अगर इतने लोग मिलते हैं किसी दूसरी पार्टी में तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन अगर 2/3 मिलते हैं तो नहीं जाएगी। साथ में एक और कर दिया यहां पर कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है किसी भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं, जो टोटल चुन के जिस टोटल सीटें हैं उसका 15% से ज्यादा नहीं होगा मंत्री पद। तो यहां पर लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी वहां पर किया गया था। आगे, whom or which of the following decides the question of disqualification of a member of parliament arising on the ground of defection। अगर दल बदल का कोई भी कानून है उसके आधार पर जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है वो कौन देखेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ हाउस और इलेक्शन कमीशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमको पता है कि हाउस का जो अध्यक्ष है, प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर है, प्राधिकारी, वही उसका क्या लेगा। अगर लोकसभा की बात हो तो वहां स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। तो ये सभी क्वेश्चंस थे। एक हमने मेंस का क्वेश्चन देखा था कि डू यू थिंक एंटी डिफेक्शन लॉ सक्सीडेड इन द मीटिंग इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन। तो हमें कहना है कि पूरी तरह ये नहीं हुआ है, पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आप लिख सकते हो कर्नाटका का एग्जांपल, एमपी का एग्जांपल, उसके बाद ये मणिपुर का एग्जांपल। तो यहां पर इन आधारों पर लिख सकते हो कि पूरी तरह सफल नहीं हुआ, उसके बावजूद भी एक्सप्लेन, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स। तो हमें मैंने जो बातें आपको बताई उसमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कहां लगता है, तो उसके लिए आपको जो लॉ कमीशन है, जो रिव्यू कमीशन बैठा था वर्किंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके द्वारा, एंड यहां पर लॉ कमीशन, इन सभी की रिपोर्ट्स के आधार पर यहां पर एक लिख सकते हो कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो हमेशा नहीं लगना चाहिए। साथ में उसमें जो प्रावधान है कि हमेशा किस समय एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए, जब यहां पर अगर बात हो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की, मींस कॉन्फिडेंस अगर वोटिंग हो, वहां पर आप उसको अलाउ कर सकते हो 100%। बाकी अगर कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर जो लोग हैं, मींस जो एमपी एमएलएज है, वो खुद के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं, वहां पर ऐसे लॉज को मत लगाओ। साथ में सजेस्ट सुटेबल मेजर्स इफ एनी टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड। तो यहां पर ये जो मर्जर था 2/3, उसको भी हटा दिया जाना चाहिए, उसको भी हटा देना चाहिए कि 2/3 अगर किसी दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो यहां पर मर्जर हो जाता है। साथ में जो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं स्पीकर के द्वारा, कई बार काफी दिनों बाद लिए जाते हैं जब अपोजिशन पार्टी का मामला रहता है। तो जब खुद की पार्टी का मामला रहता है तो जल्दी नहीं लिए जाते, अपोजिशन पार्टी का मामला होता है तो जल्दी ले लिया जाता है, सब बोलते जल्दी लो। और यहां पर जो ये मामले हैं कई दिनों से कई मामले पड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा भी कहा गया है कि कुछ मामलों में ही इसका उपयोग किया जाए, हर मामले में इसका उपयोग नहीं किया जाए।
तो ये सभी कुछ मामले हैं, वहां से आप इसको डील कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है, जब आंसर आप लिखोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ, पहले आपको क्या करना है, अगर आपने लिखना है तो यहां किस आधार पर लिखोगे, एंटी डिफेक्शन लॉ कब लाया गया, कौन सा संविधान संशोधन और किसके प्रधानमंत्री काल में, लाने का रीजंस क्या थे, रीजंस क्या थे, और रीजंस के आधार पर आप ये बताओगे कि कहां पर ये फैल हुए हैं, कहां पर ये फैल हुए हैं। तो जितने भी आप राज्य हैं उनके आधार पर इसको लिखोगे। बाद में अपना सुटेबल सजेशंस है, जो सजेशंस है उनको आप लिख दोगे, और लास्ट में कंक्लूजन कि आने वाले समय में क्या होना चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा रिफॉर्म्स है कि जो लोग दल बदल करते हैं, ज्यादातर क्रिमिनल केसेस के रहते हैं, उन सभी को हमको क्या करना चाहिए, पहले से ही जो चुनाव लड़ते हैं उसी में इनको बैन कर देना, वहीं पर इनको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। तो ये सभी मेन पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज के पॉइंट्स पर। देखिए यहां पर फर्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज आज वो है क्लेम्स ओवर गलवान। जो चाइना है उसने दावा किया कि जो गलवान वैली है वो पूरा उसका है, गलवान वैली। और हमने देखा भी था कि गलवान कहां पर है, गलवान वैली यहां पर है, जो हमने पहले भी देखा था कि अगर ये एक्साई चीन है, ये एक्साई चीन 1962 तक इंडिया का पार्ट था, लेकिन यहां पर गलवान जो वैली है, गलवान वैली है, यहां पर है गलवान वैली। यहां जो गलवान वैली है, इस पूरे एरिया को जो एलएसी के पास है उसके ऊपर पूरा दावा किसने किया है, चाइना ने। हमने पहले भी देखा था, अगर द हिंदू का पहले का मैप देखें तो यहां पर अगेन ये गलवान वैली। तो कई मैप, सेम मैप से आप देख सकते हो कहां पर गलवान वैली। अगर एक और मैप देखें तो यहां पर क्या है, गलवान वैली। ये क्या है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सभी गलवान वैली। उसके बाद हम देखेंगे कि चाइना ने क्या क्या डिप्लॉयमेंट किया है। यहां पर चाइना का कहना है, जो कहा था कि गलवान रीजन हमारा है, उसका जो विदेश मंत्रालय है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारे, उसके द्वारा कहा गया, अनुराग श्रीवास्तव के द्वारा, कि गलवान वैली हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो चाइना के दावे हैं वो गलत है। साथ में यहां पर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए कहा पीएमओ ने कि जो प्रधानमंत्री साहब ने जो कहा है कि कोई हमारी टेरिटरी में नहीं घुसा, ना ही किसी के पास हमारी कोई आर्मी की पोस्ट होल्ड की हुई है, इसको गलत तरीके से पेश किया गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा, ऐसा सब कहा गया। लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो जो एलएसी है, एलएसी का जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसमें चाइनीज आर्मी अभी भी है। और चाइनीज आर्मी ने के सैटेलाइट्स की इमेजेस आई है कि उसने कैसे गलवान जो एरिया है उसमें चेंजेस किए हैं, गलवान एरिया में कैसे चेंजेस किए। अगर यहां पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखिए सैटेलाइट से मिली तस्वीरें, ये 9 जून की तस्वीरें हैं, 9 जून 2020। यहां पर देखिए ये पूरी आर्मी, यहां पर आर्मी के कैंप बने हुए, यहां पर भी आर्मी का पूरा कैंप बना हुआ है यहां पर। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये पूरा यहां पर खाली है। ये क्षेत्र, यहां पर कुछ कैंप बने हुए, लेकिन ये पूरा क्षेत्र क्या है, खाली, यहां पर खाली है। लेकिन आप देखोगे यहां पर वो कैंप बने हुए हैं सेम उसी कंडीशन में। लेकिन अब आप यहां पर देखिए कितना ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। मींस गलवान वैली का जो एलएसी वाला पार्ट है उसके उस साइड, जो चाइनीज साइड है, वहां पर बहुत हैवी मात्रा में यहां पर डिप्लॉयमेंट कर दिया है चाइना के द्वारा। तो ये जो गलवान वैली है, यहां की फोटोएं हैं, तो आप देख रहे होंगे। अगेन अगर हम आगे चले यहां पर, तो यहां पर देखिए ये 19 जून की फोटो है, 19 जून। यहां पर कुछ भी नहीं है, ये खाली एरिया है, नो एक्टिविटी। लेकिन आप देखोगे पॉसिबल मशीनरी एंड ट्रक्स यहां पर खड़े हैं, और यहां पर देखिए आप, यहां पर ट्रक्स खड़े हैं पूरी गलवान वैली के यहां पर, और यहां पर पॉसिबल मशीनरीज, यहां पर मशीनरी लाई गई है, 16 जून की फोटो है। तो ये सभी कितना डिप्लॉयमेंट कर लिया है गलवान वैली में। अगेन अब यहां देखें तो नो एक्टिविटी। आप यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर टूटा हुआ दिख रहा है हमको, ये गलवान वैली का जो एलएसी वाला पार्ट है। यहां पर आप यहां पर देखोगे रूट अपीयर्स ब्लॉक, यहां पर जो रूट है वो ब्लॉक लगा हुआ है। लेकिन आप यहां पर देखोगे तो यहां पर पूरा ये जो फ्लोइंग वाटर है, देखो इसको कैसे वाटर को एक तरफा करके यहां पर निर्माण किया गया है, यहां पर निर्माण कार्य किया गया है गलवान वैली के, वहां पर किसके द्वारा, चाइनीज के द्वारा। तो यहां पर ये जो रूट था, आप यहां पर रूट को देखिए, आप यहां पर रूट को देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर रूट को देखना आप। यहां पर जो रूट है, जो चेंज किया है चाइना ने, जो रूट है उसको चेंज किया है, उसको अगर आप देखें यहां पर तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। यहां पर जो रूट है, ये यहां पर पूरा जो रूट है वो अपीयर्स ब्लॉक,
ये जो रूट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है यहां पर देखिए, ये जो रूट था यहां पर, ये रूट था वो क्या था, यहां पर ब्लॉक है पूरा। इस रूट पर यहां पर पूरा ब्लॉक था, मींस ये रूट पूरा ब्लॉक है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अब यहां पर जाने के लिए पूरा रास्ता बना दिया है, यहां पर ट्रक सब खड़े हैं। तो गलवान वैली में नो विजिबल वाटर, यहां पर वाटर नहीं है, नो विजिबल वाटर, जबकि यहां पर पूरा क्या था, पानी है, ये पानी का एरिया, तो यहां से पानी को खाली कर दिया। तो यहां पर मशीनरी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर फ्लो, जो मशीनरी इन्होंने लगाई है वो वाटर फ्लो को क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और फ्लोइंग वाटर अब यहां पर दिख रहा है, यहां पर देखिए पूरा चेंज कर दिया, वाटर का जो वे था उसको चेंज किया हुआ है यहाँ। तो ये सभी जो चेंजेस हैं ये चाइना ने किए अपने लेवल पर। यहां पर और अगर देखिए तो यहां देखो कितना ज्यादा हैवी मात्रा में, यहां पर आपको दिख रहा होगा पूरा डायग्रामेटिक, हैवी मात्रा में कितना ज्यादा इन्होंने यहां पर पानी को इकट्ठा कर लिया है, और इस साइड में इन्होंने अपना हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया, देखिए आप। तो ये सभी हैवी सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जो गलवान वैली है वहां पर जो एलएसी है उसके पास में कितना ज्यादा इन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दिया है। अब जो प्रॉब्लम्स थी अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स हमने देखा था कि लद्दाख में प्रॉब्लम चल रही है, उत्तराखंड एंड हिमाचल इसकी बाउंड्री से जुड़े हुए हैं, एंड सिक्किम, दो जगह पर यहां प्रॉब्लम चल रही है, एक पूर्वी लद्दाख एंड सिक्किम वाला एरिया। यहां पर अगर ये दाही हिंदू का आज का मैप देखें तो यहां पर है गलवान वैली, यहां पर गलवान वैली है, ये एलएसी का पूरा पार्ट है, एलएसी यहां पर एलएसी, ये पैगोंग लेक यहां पर भी प्रॉब्लम चल रही थी, यहां पर हॉट स्प्रिंग यहां पर भी प्रॉब्लम चल रही थी, और ये जो एरिया है यहां पर गलवान एरिया, गलवान एरिया। आप देखिए यहां पर For the first time since 1962, the Galwan Valley has emerged as a site of dispute. पहली बार 1962 के युद्ध के बाद पहली बार गलवान वैली है वो क्या है, पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है। अगर हम देखें तो हमारा ये कौन सा रोड है, हमारा ये रोड है यहां पर दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड, तो DSDBO यहां पर ये पूरा रोड बनाया हमने, यहां पर है दौलत बेग ओल्डी एंड यहां पर है सियोक रिवर एंड दरबुक। तो ये सभी दरबुक, ये पूरा नाम है कि दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी, अगर नामों के साथ चले तो ऐसे हो जाएगा। तो इसी के पास हमारे पास है नदी बह रही है, जो नदी है, ये जो नदी है उसका नाम है सियोक रिवर, और यहां पर है गलवान वैली, ये जो एलएसी है ये एलएसी है। तो ये पूरी तरह जो नदी है वो कहां से बह रही है, हमारे आसपास बह रही है, साथ में ये है एलएसी, यहां से गलवान रिवर, एक गलवान जो वैली है टोटल, जो यहां पर काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज है, उस काराकोरम रेंज से निकलकर यहां पर पूरी काराकोरम रेंज से निकल के गलवान रिवर आती है, और ये कहां पर मिल जाती है, जो गलवान वैली है वहां पर ये सियोक रिवर से मिल जाती है यहां पर। तो अभी यहां पर जो चेंज हुआ है, पानी को रोका गया काफी मात्रा में, चाइनीज के द्वारा डाइवर्ट किया गया, और यहां पर इसको गलवान वैली के पास में क्या किया है, अपना कई सारे इक्विपमेंट्स को, कई सारे आर्मी की जो हैवी मशीनरी है उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया है। हम सभी ने माय डियर फ्रेंड्स यहां देखा है कैसे चेंजेस किया, कितना ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, और प्रीवियस जो इमेजेस हैं उसमें भी आप देख रहे होंगे कि कैसे पानी जो है, पानी उसको डाइवर्ट यहां पर किया गया है, पानी है जो उसको डाइवर्ट किया गया, फ्लोइंग वाटर, यहां पर नो विजिबल वाटर। अब यहां पर पहले पानी था लेकिन यहां पर विजिबल वाटर नहीं रहा इस जगह, तो यहां पर चेंजेस किया किसने, चाइना ने, ताकि पानी को डाइवर्ट करके वहां पर क्या कर सके, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके। तो दौलत बेग ओल्डी से लेकर हमने क्या रोड बनाया है सियोक रिवर से, ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं डियर फ्रेंड्स। ये वाला मैप यहां पर, ये मैप आप समझ गए होंगे कि ये रिवर कैसे आ रही है, इस रिवर की यहां पर पूरे एरिया पर जो साइट ऑफ प्लेस है, जो गलवान रिवर है, वहां पर अपना दावा ठोक रहा है कौन, चाइना। और क्यों दावा ठोक रहा है, वो कल ही हमने बात की थी कि कैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसकी पूरी यहां से इंडिया के तह में आ गया है, और ये जो रोड है यहां पर सिंजियांग एंड तिब्बत रोड, ये भी जो चाइना के दोनों जो हैं, ये दोनों पार्ट, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन दोनों को यहां से इंडिया क्या कर सकता है, निगरानी कर सकता है। इसीलिए चाइना चिढ़ा हुआ है कि आसपास यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मत करो, लेकिन जो रियल में गलवान वैली किसका, इंडिया का पार्ट है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर आज एक एडिटोरियल मींस न्यूज है जो इनके बारे में आई है, केपी शर्मा ओली के बारे में। इन्होंने कहा कि कैसे लीडर बन गए हैं इसके नेपाल की। तो इनके बारे में जो स्टोरी थी उसके बारे में हमारे जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो हमने पहले भी देखा था कि हम जब कैलाश मानसरोवर पहले यात्रा जाते थे तो यहां से नाथुला से निकलते हुए, नाथुला जो दर्रा है वहां से निकलते हम कैलाश मानसरोवर यात्रा कर लेते थे।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो रूट था, ये जो रूट था वो ज्यादातर तिब्बत से गुजरता है, ये पूरा तिब्बत का एरिया है और मैक्सिमम पार्ट चाइना में पड़ता है इसलिए, और मैक्सिमम 80 से 90% पार्ट जो चाइना में पड़ता था, हमने सोचा कि इसकी जगह एक नया रूट बना लेते हैं। तो इसी रूट के कारण हमने क्या किया, यहां से जो चाइना जो नेपाल है, यहां पर नेपाल है, यहां पर इंडिया एंड यहां पर चाइना। तो नेपाल के पास से हमने धारचूला डिस्ट्रिक्ट उसके पास से होते हमने कालापानी रीजन से हमने क्या किया है, चाइना में चले गए। और ये जो कालापानी रीजन है, ये यहाँ पर कालापानी रीजन है, यहाँ तीन एरिया है, एक लिपुलेख पास जिससे हमारी सड़क गई है, यहाँ पर लिम्पियदुरा, और ये पूरा जो पार्ट है ये कालापानी रीजन। नेपाल जो है इससे प्रॉब्लम में आ गए। नेपाल ने कहा कि ये जो आपने सड़क निकाली है यहाँ से, ये जो कालापानी रीजन है इससे जो सड़क निकाली है तो मेरा पार्ट है, आप यहाँ से सड़क नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने क्या किया है, धारचूला से होते हुए, धारचूला जो एरिया है यहाँ से होते हमने लिपुलेख पास से सड़क निकाल ली, लिपुलेख, ताकि हम कहां पहुंच सके, कैलाश मानसरोवर। तो अब क्या किया है, नेपाल ने एक नया मैप जारी किया है जिसमें जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है उसको यहां तक बाउंड्री बढ़ा दी है, और एक नया मैप जारी किया है जिसमें धारचूला डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को यहां तक बढ़ावा दिया है, मींस लिम्पियदुरा, लिपुलेख पास एंड ये जो कालापानी रीजन है उसको सभी को अपना क्षेत्र बताया है। मैंने 1816 में जो सगुलिस ट्रीटी हुई थी, सगुली ट्रीटी, उसके बारे में बताया था कि अंग्रेजों ने 1816 में ट्रीटी की थी। और अगर आप जाके देखोगे, अगर आप 4th या 5th नंबर का चैप्टर है हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम है मॉडर्न, उसमें भी दिया गया है, जब नेपाल और आप ब्रिटिश संबंध पढ़ोगे तो वहां पर सगुली ट्रीटी का नाम लिया गया। उसके अनुसार ये कहा गया था कि ये जो काली रिवर है या जो महाकाली रिवर भी बोलते हैं, इसका जहां ओरिजिन है उसके इधर वाला पार्ट इंडिया रहेगा, इधर वाला पार्ट नेपाल, लेकिन इंडिया पुराने समय के अनुसार यहां पर ओरिजिन क्या है काली रिवर का, यहां से, लेकिन नेपाल का कहना है कि एक सहायक नदी यहां से भी निकलती है तो वो ओरिजिन यहां से मानता है, मींस इधर वाला पार्ट अपना बताता है जबकि इधर वाला पार्ट इंडिया का। दैट्स आल्सो द मेजर डिस्प्यूट। अगर यहां देखें द चाइनाज फैक्टर, अब इनके जो राजनीति उसमें चाइना फैक्टर क्या रहा है, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, टेन्योर इन पावर हैज ग्रेटर एक्सपांशन ऑफ टाइज बिटवीन नेपाल एंड इट्स नॉर्दर्न नेबर चाइना। चाइना के साथ इनके जो टाइज है, चाहे एड को लेकर जो सहायता है, चाहे पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर इनके बीच में ज्यादा क्या हुआ है, बढ़ावा मिला है दोनों के बीच में। और हमने क्या किया है, इनॉग्रेशन ऑफ रोड टुवर्ड्स लिपुलेख, जो हमने रोड बनाया लिपुलेख, नेपाल कंसिडर इस टेरिटरी, वो उसको नेपाल अपना टेरिटरी बताता है, एंड राइज द हैकल्स ऑफ नेपाली गवर्नमेंट, और इसी को लेकर नेपाली गवर्नमेंट ने काफी मात्रा में हाउ भी मचाया। मिस्टर ओली गिविंग वॉइसेस टू रिसेंटमेंट यहां पर विद इन द नेपाल अबाउट डिस्प्यूटेड स्टेटस कालापानी। उसके बाद यहां पर जो ऑफिशियल मैप बनाया जिसमें कालापानी, लिम्पियदुरा और लिपुलेख को अपना बता दिया, जो कि ये हमारे उत्तराखंड का पार्ट है। यहीं से पूरा प्रॉब्लम हो गया, एंड यहां पर इसलिए कहा गया कि अभी दोनों देशों के बीच में संबंध जो है थोड़े से खराब हुए हैं, लेकिन अगर हिस्टोरिकल देखें तो हमारे संबंध हमेशा क्या रहे हैं, क्लोज टाइज रही है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सांस्कृतिक रूप से देखो या लोगों की आवाजाही के रूप से देखो, तो कहीं ना कहीं यहाँ चाइना का फैक्टर आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये पूरा मामला जो था हम पहले भी डिस्कशन किए हुए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा इन डायग्राम्स के थ्रू कि क्या कहना चाह रहा है। जहां तक पहले नेपाल का मैप यहां जाता था, धारचूला डिस्ट्रिक्ट यहां तक, अब धारचूला डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री ऐसे बढ़ा दिया गया, तो नया मैप जारी कर दिया है नेपाल ने। एक जो एडिटोरियल था वो है कि राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं वो किस प्रकार से अलग होते हैं। तो आज हमारा जो इंपोर्टेंट एक टॉपिक है, हाल ही में राज्यसभा में कुछ सदस्य चुनकर आए एमपी वगैरह से, तो यहां से हमारे लिए इंपोर्टेंट है कि जो मध्य प्रदेश है वहां राज्यसभा से कुछ सदस्य चुने गए हैं, झारखंड से भी, तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है। राज्यसभा एंड अपर हाउस पार्लियामेंट इज मॉडल्ड आफ्टर द हाउस ऑफ लॉर्ड। जो हमारे यूनाइटेड यूके था उसी में भी दो है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च हाउस है, उसके अनुसार हमारे को इसको बनाया गया। इसका जो कंपोजिशन है मींस कितने इसमें सदस्य होते हैं, आर्टिकल 80 के तहत इसमें जो करंटली 245 सदस्य हैं, इंक्लूडिंग 233 क्या है इलेक्टेड मींस चुनाव के द्वारा आए हैं, 12 नॉमिनेटेड। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो अपर लिमिट है इसकी 250 से ज्यादा नहीं होगी। ये आप इंपोर्टेंट, प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं 245, लेकिन इसमें 250 से ज्यादा नहीं हो सकते, उनमें से भी 12 जो मेंबर है नॉमिनेटेड रहेंगे। द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स ए स्टेट कैन सेंड डिपेंड्स ऑन इट्स पॉपुलेशन। अब जो राज्यसभा में जो लोगों की संख्या है मींस राज्यसभा में जो मेंबर्स की संख्या है वो किस आधार पर बटी हुई है राज्यों के बीच में,
कितनी वहां पर जनसंख्या है उसके आधार पर। नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में किस आधार पर आते हैं? प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। किस आधार पर? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज के आधार पर उनको क्या करता है? चुनकर भेजता है। वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होता है। जो राज्यसभा रहती है उसका वाइस चेयरपर्सन कौन, मींस जो चेयरपर्सन कौन रहता है? वो रहता है हमारा जो उपराष्ट्रपति रहता है, वो राज्यसभा का चेयरपर्सन रहता है। एंड डिप्टी चेयरमैन का चुनाव अलग से किया जाता है। जो सदस्य रहते हैं राज्यसभा के, उन्हीं को चुनाव के द्वारा डिप्टी चेयरमैन का चुनाव किया जाता है। एंड वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है माय डियर फ्रेंड्स? वाइस प्रेसिडेंट के अगर चुनाव की बात करें हम, तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, दोनों को मिलाकर जो सदस्य रहते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट साहब वेंकैया नायडू साहब। जो मेंबर का जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है? टेन्यूर। तो यहां पर एवरी राज्यसभा एमपी हैज टेन्यूर 6 ईयर, इनका क्या रहता है? कार्यकाल। और इसमें से हर साल मींस हर 2 साल बाद 1/3 सीट का चुनाव होता रहता है। मींस हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या होता है? रिटायर होते हैं। तो ये सभी आप याद रखोगे। परमानेंट हाउस, ये परमानेंट हाउस मींस राज्यसभा मीट्स इन कंटिन्यूअस सेशंस। ये कभी भी डिजोल्व नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा जो है उसको डिजोल्व कर दिया जाता है, फिर चुनाव करवाए जाते हैं, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। परमानेंट हाउस है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हाउएवर द राज्यसभा लाइक द लोकसभा कैन बी यहां पर प्रोग्यूड बाय द प्रेसिडेंट। यहां पर इसका स्थगन किया जा सकता है। जैसे सेशंस रहते हैं उनका स्थगन किया जा सकता है, तो वो यहां पर किया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या होता है? राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो यहां पर इनका जैसे हमने देखते हैं कि लोकसभा में सभी लोग चुनते हैं उनको डायरेक्टली, सभी एक मेंबर्स खड़े होते हैं, लेकिन यहां पर लोकसभा राज्यसभा जो है वहां पर इनको डायरेक्टली नहीं चुना जाता, इनडायरेक्टली रूप से इनको एमएलए चुनकर भेजते हैं। एमएलए राज्यों में एमएलए इनको इनडायरेक्टली रूप से चुनते हैं। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मींस जो विधानसभा रहती है राज्यों में, वोट इन द राज्यसभा इलेक्शन। केवल राज्यसभा के जो मेंबर्स के इलेक्शन में कौन भाग लेता है? जो विधानसभा रहती है वहां के एमपी एमएलएस। और वो भी कौन सा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम and each MLA vote is counted only once. To win Rajya Sabha seats, candidates should get a required number of votes. That number is found. ये कितना होना चाहिए? रिक्वायर्ड वोट्स। अगर आपको नहीं भी पता चले तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स एंड यहाँ बटे मींस नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स +1 तो इसको समझना। अगर रिक्वायर्ड वोट है, यहाँ पर रिक्वायर्ड वोट है, तो अगर इसको देखें रिक्वायर्ड वोट बराबर यहाँ पर टोटल वोट कितने हैं बटे यहां पर नंबर ऑफ राज्यसभा सीट +1 एंड +1। ये इसका पूरा फार्मूला है, ये इसका पूरा फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहां पर क्या होता है? डायरेक्टली कोई एक सीट के लिए 5 सदस्य अगर खड़े हो गए, ए बी सी एंड डी एंड ई, तो क्या होगा? अगर एक सदस्य को कोई वोट देना रहेगा तो वो क्या करेगा? अपनी पहली प्रेफरेंस इसको दे दिया, सेकंड प्रेफरेंस इसको दे दिया, थर्ड प्रेफरेंस इसको दे दिया, एंड फोर्थ प्रेफरेंस इसको, एंड फिफ्थ प्रेफरेंस इसको। अब क्या होगा? एक अन्य ये सदस्य नंबर 1 है मींस एमएलए नंबर 2 है, उसने क्या किया? अपने पहली प्रेफरेंस इसको दे दी। तो हमेशा जब भी काउंट होगा तो पहली प्रेफरेंस के वोट गिने जाएंगे कि पहली प्रेफरेंस इसने यहां पर पहली प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं। फिर गिना जाएगा, फिर अगेन गिने जाएंगे कि दूसरी प्रेफरेंस में लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किसको दिया है। तो इस आधार पर अगर पहली प्रेफरेंस, अगर पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जिसको वोट आएगा उसके फिर अगेन गिनेंगे आगे दूसरे प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं। ऐसे करके जो जितने टोटल वोट हैं, जितने चाहिए वहां पर, हमने देखा था फॉर्मूले के साथ, वो वोट अगर किसी को मिल जाते हैं रिक्वायर्ड वोट, तो वो विजेता यहां पर घोषित हो जाता है। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, जब आप पॉलिटी की क्लासेस चलेंगी तो सर आपको इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। जब इलेक्शन पढ़ेंगे राज्यसभा लोकसभा के, जब इलेक्शन आप पढ़ोगे राज्यसभा लोकसभा के, तब वहां पर जो विवेक मिश्रा सर है वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। और आज उनकी क्लास है 12 बजे, तो उसको देखना ना भूलें। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज देयर नो सीक्रेट बैलेट। राज्यसभा जो रहती है वहां सीक्रेट बैलेट सिस्टम नहीं होता, मींस वहां सीक्रेट वोटिंग नहीं होती, गुप्त
वहां पर चुनाव नहीं होता। क्योंकि राज्यसभा में गुप्त चुनाव इसलिए नहीं होता ताकि क्रॉस वोटिंग को रोक सकें, क्रॉस वोटिंग, ताकि करप्शन और जितना भी करप्शन होता है या फिर उनके वोटों को खरीद लिया जाता है उसको रोकने के लिए। यहां पर नोटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटा जारी किया था कि नन ऑफ द अबव भी हो सकता है अगर किसी की इच्छा नहीं हो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2018 में इसको हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द प्रोविजन होल्डिंग दैट द नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज ओनली फॉर जनरल इलेक्शंस held on the basis of universal adult suffrage cannot be applied to indirect elections based on the proportional representation। proportional representation जहां होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जहां होगा, वहां पर नोटा नहीं लगेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। डच क्रॉस वोटिंग अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, अगर यहां क्रॉस वोटिंग होता है मींस अगर कोई बीजेपी का एमपी है, अगर राज्यसभा से सदस्य किसी कांग्रेस का खड़ा हुआ है उसको अगर वोट देता है तो क्या उसकी सदस्यता जाएगी? तो यहां पर ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाइल डिक्लाइनिंग द इंटरफेयर with open ballot system ruled that no voting of the party candidate will not attract disqualification under the anti, यहां पर उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, वो कल ही हमने पढ़ा था। तो यहां पर उनके ऊपर दल बदल का कानून नहीं लगेगा अगर वो अपने पार्टी को छोड़कर किसी को दूसरे को वोट देते हैं। एज ए वोटर MLA retain their freedom of vote for candidate of their choice, यहां पर उनको चॉइस मिलेगी। However, the court observed that since the party would know who voted against its own candidate, it is free to take disciplinary action against legislature concerned। मींस उसके विरुद्ध कोई और एक्शन आप ले सकते हो लेकिन एंटी डिफेक्शन का लॉ नहीं ले सकते। आप एज ए लेजिस्लेचर विधायिका के रूप में उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकते हो। कैन लेजिस्लेचर वोट विदाउट टेकिंग ओथ एज ए मेंबर ऑफ असेंबली, क्या जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके वोटिंग में जो विधानसभा के सदस्य हैं बिना शपथ लिए वोट कर सकते हैं? तो यहां फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, व्हाइल टेकिंग ओथ एज ए मेंबर इज फॉर एनीवन टू फंक्शन एज ए लेजिस्लेचर। कभी भी जब भी कोई ओथ लेता है तो उसके लिए जब इंपॉर्टेंट रहता है, जब भी उसको लेजिस्लेचर का काम करना रहे तो ओथ लेना जरूरी है। लेकिन रूल दैट मेंबर कैन वोट इन द राज्यसभा इलेक्शन इवन बिफोर टेकिंग ओथ एज ए लेजिस्लेचर, इट रूल दैट वोटिंग एट राज्यसभा पोल्स बीइंग ए नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी, यहां पर जो वोटिंग है वो नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी है। तो आपको शपथ अगर नहीं भी लिया आपने तो आप यहां पर वोटिंग कर सकते हो। ये सभी मेन इंपॉर्टेंट बातें थी माय डियर फ्रेंड्स जो हमने डिस्कशन किया। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखना, ये सभी क्वेश्चंस हमने किए एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित, कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछे हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस, एंड ये स्टेट पीसीएस में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ भी है कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 15% मैक्सिमम 15% क्या किया गया है, सीटों को निर्धारित किया गया है। यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन तो हमेशा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कभी भी पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप हम शुरू से देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स आज हमने कवर किए जो इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर में। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट आता है न्यूज़पेपर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आज इंपॉर्टेंट नहीं था। डायरेक्ट कोरोना वायरस से रिलेटेड मैक्सिमम न्यूज थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो हमने उसका डिस्कशन नहीं किया। यहां पर गलवान वैली से संबंधित क्लेम किया गया था, उसको कैसे हमने देखा कि कैसे डिप्लॉयमेंट किया हुआ चाइना का गलवान वैली में, कैसे गलवान वैली की जो फिजिकल पोजीशन है उसको कैसे चाइना चेंज कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गलवान वैली कहां है, सियोक रिवर कहां बहती है, गलवान वैली में कहां से गलवान रिवर आती है, कहां पर मिलती है, और लास्ट एंड फाइनली दोनों रिवर मिलने के बाद ये सिंधु नदी में मिल जाती है। यहां पर देखो फिर ज्यादा डिप्लॉयमेंट हो गया है। उसके बाद यहां पर केपी शर्मा ओली का लिम्पियदुरा, लिपू लेक एंड कालापानी रीजन क्या चाइना फैक्टर है, ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सारी जो इनकी राजनीति चाइना के फैक्टर के ऊपर टिकी हुई है, नेशनलिज्म के ऊपर, छदम नेशनलिज्म के ऊपर। और यहां पर जितना भी राज्यसभा से संबंधित मेन पॉइंट्स है उन सभी को हमने देखा। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपकी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार के स्टेटमेंट वहां से पूछे जा सकते हैं। इन सभी का हमने डिस्कशन किया है कि कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कितनी सीटें हैं, कितने नॉमिनेट किए जाते हैं, किस आधार पर, यहां पर आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, इन आधार पर चेयरपर्सन कौन होता है, परमानेंट हाउस कैसे है, प्रोसेस इलेक्शन क्या होती है। उसके अलावा ये सभी मामले जो इंपॉर्टेंट है राज्यसभा के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट निर्णय दिए हैं, डिसीजंस दिए हैं, उन सभी को लेकर हमने डिस्कशन किया है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कल हम अगेन 7:30 पर मिलते हैं लाइव क्लासेज में। आज जो भी प्रॉब्लम रहेगी लाइव क्लासेज संबंधित, उन सभी को हम पूरा सोल्व करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।